CET 2022 जो आज और कल यानी 5 और 6 नवंबर को हमारे ज़िले में हो रहा है। और इसमें एक शिफ्ट में 20,483 कैंडिडेट्स भाग ले रहे हैं और ये 4 शिफ्टों में है। 4 शिफ्टों में होने का मतलब ये हुआ कि उसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो लगभग 82,000 स्टूडेंट्स हमारे ज़िले में आज और कल में मिलाकर के परीक्षा देंगे। सुबह की शिफ्ट जो है वो 11 बजे से लेकर के और 10 बजे से लेकर के 11:45 तक है, और जो शाम की शिफ्ट है वो 3 बजे से लेकर के 4:45 तक है। और इसमें टोटल हमारे ज़िले में 47 सेंटर बनाए गए हैं। ये टोटल कुल 82,000 के आसपास जो मैंने स्टूडेंट्स बताए हैं, इनमें से ज़्यादातर बच्चे हमारे यहाँ भिवानी डिस्ट्रिक्ट के, महेंद्रगढ़ ज़िले के, रेवाड़ी के और सोनीपत के, इन 4 ज़िलों के मुख्य रूप से आ रहे हैं मेनली, और बाकी फिर फरीदाबाद, पलवल और आसपास के ज़िलों से हैं। इसके अलावा जो हमारे ज़िले के जो बच्चे बाहर ज़िलों में जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, उनकी संख्या लगभग 24,000 है, और ये मुख्य रूप से फरीदाबाद में, पलवल में, रेवाड़ी में और सोनीपत में जाएंगे। अब बात आती है कि इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है और बाकी इंतज़ाम है उसके बारे में। तो एक तो जो ये परीक्षा है ये बिल्कुल फेयर तरीके से हो, इसके लिए हमने 10 फ्लाइंग स्क्वाड्स बनाई हैं। हर एक फ्लाइंग स्क्वाड्स को एक HCS रैंक के अधिकारी जो है वो उसके इंचार्ज होंगे। उसमें एक पुलिस अधिकारी भी हैं, एक स्कूल प्रिंसिपल भी हैं और एक अन्य अधिकारी हैं। तो 4 लोगों की एक फ्लाइंग स्क्वाड बनाई गई है और टोटल 10 फ्लाइंग स्क्वाड्स बनी हैं। 47 हमारे सेंटर हैं, तो लगभग एक फ्लाइंग स्क्वाड को 4 से 5 स्कूल्स अलॉट की गई हैं। इसकी पूरी सुपर है, वो भी इंडिपेंडेंटली इसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो पूरी जो है इस पे हमारी ध्यान इस चीज़ पे रहेगा कि जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हो। जो बच्चे आएंगे उनके लिए, जैसे मैंने कहा, अलग अलग ज़िलों से बच्चे आने हैं, तो उनके लिए हमने रोडवेज़ की तरफ से बसेस का इंतज़ाम किया है। आज सुबह 3 बजे से बसेस की आवाजाही आसपास के ज़िलों से शुरू हो गई थी और देर रात तक चलती रहेगी। इसी प्रकार से कल भी यही व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा जो हमारे ज़िले के मुख्य पॉइंट्स हैं जहाँ पे कैंडिडेट फर्स्ट टाइम पहुँचेंगे, जैसे बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, हमारे 1-2 इम्पोर्टेंट मेट्रो स्टेशंस हैं, हुडा सिटी सेंटर है, MG रोड है, इसके अलावा राजीव चौक और इफ़को चौक है नेशनल हाईवे पे। इन जगह पे हमने हेल्प डेस्क लगाए हैं, आपने देखे भी होंगे। 2 हमारे कर्मचारी 24 आवर्स 8-8 घंटे की शिफ्ट में वहाँ बैठेंगे और उस हेल्प डेस्क पे जो भी कोई कैंडिडेट आएगा वो सीधा वहाँ पे आ सकता है। उस पे लिखा हुआ है बड़ा कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की हेल्प डेस्क है ये, और जो भी कोई कैंडिडेट आएगा उस हेल्प डेस्क पे आ सकता है। वो पूछ सकता है कि जी मेरा सेंटर कहाँ पे पड़ता है, उसको अपने सेंटर का बता दिया जाएगा। कौन सी बस उसके सेंटर तक जाएगी तो बस का रूट बताया जाएगा। और अगर किसी को स्टे के लिए अरेंजमेंट चाहिए तो हमने स्टे के लिए भी अरेंजमेंट्स किए हैं, रुकने के भी अरेंजमेंट किए हैं। तो जो हमारे मेनली कम्युनिटी सेंटर्स हैं नगर निगम के, उनको जो है वो स्टे के लिए चुना गया है। वहाँ पे उनके लोगों के रुकने के लिए पर्याप्त टॉयलेट्स की सुविधा, पानी की सुविधा, उनके जो बिस्तर हैं उनकी सुविधा, ये सब की गई है और खाने के अरेंजमेंट्स भी किए गए हैं। तो अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट रुकने के लिए भी, क्योंकि मान लीजिए किसी का कल एग्ज़ाम है और अगर वो आज आ जाता है तो हेल्प डेस्क के ज़रिए वो कम्युनिटी सेंटर्स में जा कर के अपने फ्री ऑफ कॉस्ट स्टे अरेंजमेंट्स कर सकता है। जो रोडवेज़ की ट्रैवल है वो भी फ्री रहेगी कैंडिडेट्स के लिए, और जो महिला अभ्यर्थी हैं, महिला वुमेन एप्लीकेंट्स हैं, उनके केस में उनकी खुद की ट्रैवल तो फ्री रहेगी, साथ में उनके साथ एक अटेंडेंट भी अलाउड होगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल करेगा, और वो सिर्फ अपना जो CET का एडमिट कार्ड अगर दिखा देंगे तो उसके आधार पे उनको उनकी ट्रैवल फ्री कर दी जाएगी, उनसे कोई टिकट नहीं मांगा जाएगा। अब बात आती है कि जो ये हमारे मुख्य 5-6 पॉइंट्स हैं जो मैंने बताए, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन हैं, यहाँ से और बच्चे परीक्षा केंद्रों तक कैसे पहुँचेंगे, तो उसके लिए हमने 150 GMCBL की बसें तैनात की हैं और उनके रूट इस प्रकार से बनाए गए हैं और वो बड़ी थोड़े अंतराल में चलती रहेंगी ताकि कैंडिडेट समय पे जो है एग्ज़ाम सेंटर्स पे पहुंच जाएं। और जो हमारी पहली शिफ्ट अभी ख़त्म हुई है 11:45 पे, उसके डेटा भी हमारे पास आ गए हैं। लगभग 65% उसमें अटेंडेंस रही है और किसी भी बच्चे को इस ट्रैवल संबंधित कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। तो इस प्रकार से जो है हमारी कोशिश रही है कि सारे के सारे जो सेंटर्स पे एग्ज़ाम पीसफुली कंडक्ट हो जाए। और इसके लिए हमने जो एग्ज़ाम सेंटर्स पे जो प्रबंध किए हैं
उसमें जैमर्स लगे हैं ताकि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना हो। सीसीटीवी कैमरा एंट्री एग्ज़िट और हर एक क्लासरूम में लगाए गए हैं ताकि कौन एग्ज़ाम दे रहा है, कोई बीच में किसी ने कोई कॉपी करने की कोशिश की हो, चीटिंग करने की कोशिश की हो, वो भी पकड़ में आ जाए। इसके अलावा फेशियल रिकग्निशन जो है कैंडिडेट्स का, वो कुछ सेंटर पे कंपलसरी तौर पे किया जा रहा है, कुछ में रैंडम बेसिस पे फेशियल रिकग्निशन भी किया जा रहा है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस सभी कैंडिडेट का कंपलसरी लिया जा रहा है। फ्रिस्किंग की जाती है कैंडिडेट्स की, और वो फ्रिस्किंग के लिए एजेंसी भी पुलिस ना होकर के इंडिपेंडेंट एजेंसी फ्रिस्किंग कर रही है जो कि एनटीए द्वारा चयनित है। तो इन सारे मेजर इसलिए लिए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार से ना तो कोई इम्पर्सोनेशन हो सके एग्ज़ाम में और ना ही कोई कॉपिंग या चीटिंग हो सके। डिटेल्स थी जो मैंने आपसे शेयर की। एक मैं जो डिटेल आपसे शेयर करूंगा वो हमारे आप जो आने वाले पंचायत इलेक्शंस हैं उनके बारे में है। उसके बारे में आप लोगों को मालूम है कि हमारे 9 और 12 तारीख को पंचायत इलेक्शंस 9 नवंबर और 12 नवंबर को होने जा रहे हैं। पूरे हरियाणा में ये इलेक्शंस 3 स्टेजेज में, 3 चरणों में है, और उसमें जो दूसरा चरण है उसमें गुरुग्राम जिले में रखे जा रहे हैं। इसके तहत हमारी 157 पंचायतें हैं, उनमें उनके सरपंच चुने जाएंगे। उनमें फिर फर्दर जो है पंच 1406 पंच चुने जाएंगे उन 157 पंचायतों में। उसके बाद पंचायत समिति जो हमारे यहाँ 4 हैं, सोहना में है, पटौदी में है, गुरुग्राम में है और फरुखनगर में है। तो उनकी पंचायत समितियों के 68 सदस्य मेंबर पंचायत समिति उनको चुना जाएगा, और जिला परिषद के 10 मेंबर्स का भी जो है चुनाव होगा। इसके लिए टोटल जो अगर मैं कैंडिडेट्स की बात करूं तो जिला परिषद की जो 10 वार्ड हैं उनके लिए 65 कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं। पंचायत समिति के कुल मिलाकर के जो हमारे 58 पंचायत समिति के 68 वार्ड हैं उसके अगेंस्ट हमारे 246 कैंडिडेट जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं। सरपंच 157 के अगेंस्ट 640 कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं, और जो पंच हैं 1406 उसके अगेंस्ट हमारे 1974 कैंडिडेट। तो कुल मिलाकर के लगभग अगर मैं जोड़ूँ तो लगभग 2,500-3,000 कैंडिडेट जो है वो अपने इलेक्शंस वो कंटेस्ट करेंगे। और इसमें काफ़ी सारे जो इस बार पहली बारी प्रयोग किए गए हैं, उदाहरण के तौर पे बीसीए का रिजर्वेशन फिक्स किया गया है। जो पंचायतें हैं वो उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस प्रकार से है कि जो महिला कैंडिडेट हैं और एससी कैंडिडेट हैं उनको छोड़ करके 10th स्टैंडर्ड पास क्राइटेरिया रखा गया है। महिला और एससी के लिए 8th स्टैंडर्ड रहेगा, और पंच के केस में अगर कोई महिला एससी है तो उसके लिए 5th स्टैंडर्ड रहेगा। तो एजुकेशन क्राइटेरिया भी जो है वो किया गया है। लगभग 1,500 पोलिंग पर्सनल इस पे डिप्यूट किए गए हैं। पोलिंग पार्टीज़ 291 हमारे टोटल बूथ हैं, सो 291 पोलिंग पार्टीज़ बनी हैं, और 1,500 इंडिविजुअल इसमें पूरी के पूरे पोल को कराने में रहेंगे। इसके अलावा पर्याप्त संख्या में हमारे सुपरवाइजर्स हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, उनको भी ड्यूटी पे लगाया गया है। हमारे टोटल 89 बूथ्स जो हैं वो हाइपर सेंसिटिव या सेंसिटिव बूथ्स हैं। उस पे विशेष रूप से एक तो हम वीडियोग्राफी करवाएंगे, और पुलिस की डेवलपमेंट वहाँ पे हमारी ज़्यादा रहेगी, और कुछ माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी हम डिप्यूट करेंगे ताकि वहाँ पे शांतिपूर्वक तरीके से करवाया जा सके, कोई गड़बड़ी की संभावना ना हो। तो इन चुनाव में जो 1,500 पुलिस का जो 1,500 कर्मचारी हैं उनकी पहली ट्रेनिंग हमने 3 नवंबर को करा दी थी। जो सेकंड ट्रेनिंग है और फाइनल ट्रेनिंग वो हम 8 तारीख को करेंगे, और फिर उनको मटेरियल दे करके 9 तारीख को चुनाव के लिए फील्ड में भेज देंगे। इसी प्रकार से जो 12 वाले चुनाव हैं, तो 9 नवंबर को तो जिला परिषद मेंबर और पंचायत समिति मेंबर के लिए चुनाव है, और 12 को पंच और सरपंच के लिए है। तो 12 वाले चुनाव के लिए हम 11th को ट्रेनिंग करा के फाइनल और मटेरियल दे करके फील्ड में उनको भेजेंगे। तो प्रशासन की पूरी इसमें सिंगल नंबर ऑफ वोट से ही विनर का और हारने वाले का फैसला होता है। तो कई बारी इसलिए इस चुनाव को मुश्किल चुनाव माना जाता है, क्योंकि बड़ी क्लोजली और बड़े हॉटली कंटेस्ट किए जाते हैं। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि इसको प्रॉपर सुपरविजन से कराया जाए। आपने पहले चरण में भी देखा होगा कि कुछ कुछ जगह पे कुछ घटनाओं की सूचना मिली है, झगड़े की, इस प्रकार से हिंसा की। तो इसलिए हमारा प्रशासन और भी ज़्यादा सतर्क है कि गुरुग्राम जिले में इस तरह की घटनाएं बिल्कुल ना हों। 8 पंचायतें ऐसी हैं जिनमें सरपंच अभी निर्विरोध रूप से चुन लिए गए हैं, यानी जिनमें सिर्फ एक ही कैंडिडेट ने अप्लाई किया,
और इस वजह से चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मैं उनका डिटेल भी आपको दे देता हूँ। फरूक नगर में खरखड़ी पंचायत है जिसमें इंदिरा देवी सरपंच के तौर पे चुनी गई हैं। फरूक नगर ब्लॉक में ही राजूपुर है जहाँ पे मीनू देवी चुनी गई हैं। पटौदी में हलियाकी है जहाँ देशराज चुने गए हैं। पटौदी में ही बरहेड़ी रहनवा है जहाँ नीरजपाल चुने गए हैं। मुमताजपुर में गुड्डू देवी, गोरियावास में मनीष और हुसैनका में चिंकी देवी चुनी गई हैं। इसी प्रकार से सोहना में अभयपुर में स्वामी राम का चयन सरपंच के तौर पे निर्विरोध रूप से हुआ है। तो ये जो 8 चुने हुए सरपंच हैं, मैं इनको बधाई देता हूँ। सरकार के द्वारा भी इनको पंचायतों को 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी क्योंकि इनके यहाँ पे इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। तो ये एक ब्रीफ समरी हमारे पास इलेक्शन के बारे में थी। एक जो मुख्य मुद्दा आजकल है वो है ग्राफ 4 का। आप लोगों को ध्यान में ही है कि पिछले कुछ दिनों में जो